रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहां से प्रतिदिन लोगों की चहलकदमी से भीड़ की मौजूदगी होती ही है। वैसे तो भारत में रेलवे स्टेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर 100 किलोमीटर के एरिया में एक स्टेशन फैला हुआ रहता है। आज की कहानी है नई दिल्ली रेलवे ट्रैक की, जिसे नई दिल्ली स्टेशन के नाम से नवाजा गया है। रात का समय था। बर्फीली हवाओं ने उस रेलवे स्टेशन को बर्फ की एक ठंडी चादर से ढक के रखा हुआ था। स्टेशन पर रात के करीब 7 बजे ही लोगों की भीड़ कम होना शुरू हो गई। स्टेशन से इस कदर लोगों को कम होता देख मेरी भी समझ से सब कुछ बाहर था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जितेश है और मैं नई दिल्ली की एक बड़ी सी कंपनी का छोटा सा मैनेजर हूँ। वैसे तो मैंने भूत प्रेत जैसी अनोखी चीज़ों के बारे में काफ़ी पढ़ा या सुना था, लेकिन कभी भी इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं किया। अक्सर ज़िंदगी हमें कुछ ऐसे कठिन रास्ते दिखाती है जिनका खौफनाक सच हमेशा कड़वा ही रहता है। दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन को यूं खाली होता देख मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिमाग इस वक्त उन लोगों के ऊपर अपनी हैरानी भरी सीमा को उड़ेल रहा था जो काफ़ी असमंजस से भरी हुई थी। और इतने में ही मुझे एक आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी मेरे पास पहुंचते बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आप चाय भाई पीते हो क्या? तो इस पर मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और उस आदमी ने मुझे तुरंत ही अपने पीछे पीछे आने को कहा। उस वक्त मेरा मन भी लगातार चाय की मांग कर रहा था, तो मैं भी उस विशाल से दिखने वाले आदमी के जस्ट पीछे पीछे चाय और कॉफ़ी की तलाश में निकल पड़ा। उस आदमी के अनुसार यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के आगे ही एक कॉफ़ी वाला पड़ता है, लिहाजा मैं उस आदमी के जस्ट पीछे पीछे चल पड़ा। देर रात होने की वजह से घनघोर अंधेरे की विशाल चादर चारों तरफ छाई हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा घनघोर तरीके से फैला हुआ था। तभी मैं अपने पीछे की तरफ घूमा तो मुझे एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी मुस्कुराते हुए नजर आया, जो बोल रहा था कि उस तरफ जाने की परमिशन यहाँ किसी को नहीं है, अन्यथा तुम्हें इसका भयानक भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही मैं तो पीछे मुड़ गया, मगर जब मेरी आंखें उस आदमी की तलाश करने लगी जिसने मुझे अपने पीछे पीछे आने को कहा था, तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस आदमी को ना पाकर मुझे काफ़ी हद तक यकीन नहीं हुआ कि वो इस समय इस जगह पर मौजूद नहीं है। मैं चारों तरफ एक बार फिर से उसे ढूंढने लगा। सुनसान से नजर आने वाले इस स्टेशन पर ट्रेन के आने में अब केवल 15 मिनट का वक्त बचा था। नाम तो इस स्टेशन का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही था, मगर ये एक छोटा सा स्टेशन था जो बंगोर बाजार की तरफ पड़ता है। उस स्टेशन का एरिया उस समय ज़्यादा घना नहीं था। सन्नाटे की चादर उस रेलवे ट्रैक पर छा चुकी थी। काले काले बादल किसी काले और विशाल चादर की तरह प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज बारिश होने वाली है। मुझे सबसे ज़्यादा ताजुब तो इस बात का हो रहा था कि 6 फुट का वो लंबा चौड़ा आदमी सिर्फ कुछ ही पलों के अंतर्गत कहाँ पर गायब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने में ही अपने जोरों की हॉर्न बजाते हुए एक ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई और फिर मैं भी अपना सारा सामान उठाते हुए उस ट्रेन में दाखिल हुआ जिस बोगी को मैंने ऑनलाइन बुक करवाया था। तो उसके अंदर सिर्फ कुछ चंद लोग ही वहाँ पर मौजूद थे। उस ट्रेन की बोगी के अंदर एक छोटा सा दर्पण लगा हुआ था। मैं सबसे पहले अपने आप को इसी दर्पण में देखने लगा और इसी बीच मेरे बदन को कुछ एहसास हुआ कि मेरे शरीर के ऊपर मुझे कुछ भारी भारी वजन महसूस हो रहा है। मेरा बदन कुछ पलों की खातिर जोरों से दर्द करने लगा, क्योंकि एक ही पल ने सब कुछ बदल सा दिया। मैं हड़बड़ाहट के मारे जल्दी से उस ट्रेन के जस्ट अंदर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद ही मुझे काफ़ी हल्का सा महसूस हुआ, मगर मुझे ज़ोर से प्यास लग रही थी। लिहाजा मैं अपनी प्यास को मिटाने की खातिर उस ट्रेन के एक छोटे से खांचे में एक वाटर कूलर लगा हुआ था। लेकिन सर्द रात में मुझे हॉट वाटर की ज़रूरत थी, मगर जब मैं नॉर्मल पानी पीने के बाद वापस अपने पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरा पूरा बदन हिल सा गया, क्योंकि एक बड़ी और अजीब सी दिखने वाली बुढ़ी सी अम्मा मेरे बिल्कुल पीछे की ओर खड़ी नज़र आ रही थी। उस बुढ़ी औरत की हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मेरा सर उसके कंधे से टकरा रहा था। वो बड़ी अजीब और रहस्यमय लग रही थी। मैंने पहले तो उसके पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक ठीक से देखा,
मगर जब मुझे हल्का फुल्का डर का एहसास हुआ तो मैं चुपचाप वहाँ से अपनी सीट की तरफ चल दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उस सीट पर बैठने के बाद मुझे आभास हुआ कि मैंने इस सीट पर बैठकर बड़ी सी गलती को अंजाम दिया होगा। एक तो बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रहा था और दूसरी तरफ मुझे बार बार बाहर झांकने की आदत है, तो ऐसे में खिड़की के पास बैठना मेरे लिए बेहद ही ज़रूरी था। खैर इस समय बोगी में सिर्फ 5 लोग बैठे थे, तो मैं बिना फिक्र किए उस सीट पर बैठ गया जो एकदम खाली थी और उस सीट के ऊपर शायद किसी की बुकिंग भी नहीं थी। ताजुब तो इस बात का था कि इतनी बड़ी एक्सप्रेस होने के बाद भी इस ट्रेन के अंदर यात्रियों की इतनी कमी थी। मेरे से बगल वाली सीट पर बैठे एक आदमी से मैंने कहा, भाई साहब एक बात पूछूं आपसे? तो इस पर उस आदमी ने अपनी गर्दन को हाँ में लाया और ये देखकर मैं भी बोल पड़ा, भाई साहब ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है और इसके बावजूद भी इस ट्रेन के अंदर लोगों की तादाद इतनी कम क्यों है? बड़ा ही अजीब सा उत्तर देकर उस शख्स ने मेरी बोलती ही बंद कर दी। वो आदमी कहने लगा, अरे भाई साहब अभी तो 10 बजे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये बोगी आपको सब कुछ बता देगी कि इसके अंदर लोगों की कमी क्यों है। इस हैरानी भरी बात को सुनकर मैं आगे का सवाल पूछ पाने में नाकाम था, लेकिन जैसे उस कड़कड़ाती ठंड की काली परत से कुछ धुआं जैसा बाहर निकलने लगा तो मैंने पाया कि ट्रेन का इंजन चल रहा था। ढेर सारे लोगों में हड़कंप मची हुई थी और उस नज़ारे को देखकर मैंने भी रफ्तार पकड़ी और ट्रेन से मैं नीचे कूद गया। एक ऊबड़ खाबड़ स्थान जहाँ ऊंची ऊंची और टूटी फूटी इमारत बनी हुई थी, सिर्फ घनघोर अंधेरा ही वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। कुदरत की ऐसी माया देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। डर को भी डरा देने से यह स्थान काफ़ी खुकार था। दहशत तो उस समय उभरने लगी जब मेरी आंखों ने एक सरकटे को देखा। तभी मैंने पाया कि उस स्थान पर एक आधा कटा हुआ इंसान वहाँ पर घूम रहा था, जिसकी चमड़ी बड़ी भयानक लग रही थी। लेकिन जब उनके पूरे झुंड को देखा गया तो मुझे एहसास हुआ कि मौत अब मेरे सर पर सवार हो चुकी है। भागना तो दूर की बात थी, मेरे कदम भी एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल भी हिल नहीं पाए और मैं लड़खड़ा तो इस ज़मीन पर वहीं गिर पड़ा। और नीचे गिरने के बाद जब किसी के कदम मुझे अपने पास सुनाई दिए तो मैंने अपने आप को दूसरी तरफ घसीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक मिरर नज़र आया और तभी वहाँ के कुछ भयानक राक्षस मेरी तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने मेरे ऊपर ज़ोर से वार कर दिया। उसी दौरान मैं ज़ोर से चीखने लगा, तब जाकर मेरी आंखें खुल गईं। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी भी उसी बोगी के अंदर लेटा हुआ था, यानी कि ये मेरा बस एक भयानक सपना था और अब उस बोगी का माहौल एकदम सुनसान था। जकड़ते हुए ठंड ने बोगी में अपना आतंक अवश्य मचा रखा था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस ट्रेन के अंदर घनघोर सन्नाटे ने कुछ पल के खातिर विचलित सा कर दिया था। और तभी मुझे अपने सामने की तरफ से वही बुढ़ा और लंबा चौड़ा आदमी मुझे वहाँ पर दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक लकड़ी थी। वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था और उस आदमी को देखते ही मैं तुरंत ही उसकी तरफ चलने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुँच पाता तभी मेरी नज़र उसके कदमों पर पड़ गई तो मेरी आंखों ने एक खौफनाक दस्तक की मौजूदगी का एहसास किया। उस आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और इस भयानक नज़ारे को देखने के पश्चात मैं उस आदमी की तरफ पलटना तो दूर की बात थी, मैं किसी कोने में चिपक कर बैठ गया। मैं चुपचाप उस कोने में बैठा रहा क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने किसी भी तरह कोई भी हलचल को अंजाम दिया तो फिर मेरा मरना तो पक्का है। मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह चुपचाप से बैठा रहा। फिर मुझे किसी कांच के टूटने की एकदम से आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनते ही मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून हल्का हल्का सा जमने लगा। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और दूसरी तरफ उस बुढ़े आदमी के कदम लगातार मेरी तरफ बढ़ रहे थे और ये बात साबित कर रहे थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसी दौरान मुझे उस शख्स के उल्टे कदम वहाँ पर नजर आए। मैंने अपनी सांस तक रोक ली थी, लेकिन बावजूद इसके भी एक भयानक चेहरा सीट के नीचे मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ ही देखने लगा। उस पल मेरा दिल दहल उठा क्योंकि ये पहली बार था जब मैं अपनी ज़िंदगी में कयामत का एक ऐसा रूप देख रहा था जिसके कहर के सामने मेरे पैर लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे। फिर सन्नाटे की उस काली चादर के बीच ट्रेन पर अचानक से एक जोर का ब्रेक लग गया। शायद किसी इमरजेंसी की खातिर चैन को खींचा गया था और चैन को खींचते ही मैं तुरंत ही उसको उस ट्रेन से नीचे उतरने की फिराक में बोगी के दरवाजे तक पहुंच गया
और जैसे ट्रेन ने एक ब्रेक लिया तो मैं उस बोगी से नीचे उतर गया। वहीं से नीचे उतरने के बाद मैंने जो नज़ारा देखा वो देखकर तो मेरी रूह कांप उठी। इसी वक्त मैं जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंच चुका था जहां पर दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैंने अपने आप को मौत के मुंह में खड़ा पाया, जिस वजह से मैं वापस उसी बोगी में बैठ गया और जिसके अंदर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। सिर्फ 2 पल के बाद ही ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और उसी समय गलती से मेरा हाथ उस कांच पर लग गया जो उस बोगी के दाएं तरफ लगा हुआ था। और जैसे ही मैंने उस कांच को छुआ तो मुझे एक बहुत जोर का झटका लगा, जिस वजह से मैं औंधे मुंह उसी बोगी के अंदर नीचे गिर पड़ा। मुझे अपने शरीर के ऊपर कुछ एहसास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे शरीर के ऊपर बैठा हो। मैं अपने बदन पर जोरदार वजन अच्छे से महसूस कर पा रहा था और उसी दौरान मेरा एक हाथ जोरों से दर्द करने लगा। मैं इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश करने लगा, मगर ऐसा लगा कि मेरा पूरा का पूरा शरीर किसी पत्थर के नीचे दब गया हो। मैं अपने आप को संभाल पाने में नाकाम था और तभी मुझे एक बार फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने अपनी गर्दन को ऊपर की ओर घुमाया तो मैंने पाया कि वही बुढ़ा शैतान मेरी आंखों के सामने अपना भयानक और मनोज चेहरा लिए खड़ा था। ये खौफनाक रात अब किस मोड़ को अंजाम देने वाली थी, इस बात को सोच पाने में मैं थोड़ा वक्त गंवा रहा था और इतने में ही मेरा पाँव फिसलते हुए उस कांच के ऊपर लग गया, जिस कारण उस कांच के टुकड़े टुकड़े किसी कचूमर की तरह बिखर गए। और बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जैसे उस कांच ने अपना दम तोड़ दिया तो उसके बाद मुझे अपना पूरा शरीर एकदम से हल्का सा महसूस होने लगा। इस समय मैं पूरे तरीके से अपने आप को सामान्य फील कर रहा था, लेकिन वो डर और खौफ अभी भी मेरे जहन में बैठे हुए थे, या फिर यूं कहें कि उस शैतान का डर बैठा हुआ था। मैंने उसी समय वहां से निकलने का सोचा और मौका पाते ही तुरंत ही मैं वहां से निकल गया और किसी तरह बोगी नंबर 23 में मैं दाखिल हो गया और इस प्रकार मेरी जान बच गई। दोस्तों, आज उस क़यामत की शाम को बीते कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी एक खौफनाक दास्ता मेरे ऊपर अपना कहर बरपाती है, क्योंकि इस घटना का विचार करते समय भी मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांप उठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।